स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे फंसी भर्तियों को लेकर, यानी कि पेपर लीक के एफआईआर जिन पोस्ट कोड्स में हुई थी, फिलहाल उन्हें लेकर आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने जा रही थी। हालांकि कुछ एक पोस्ट कोड्स हैं जिन्हें लेकर फैसला सुना दिया गया है, या यूं कह लीजिए क्लैरिटी मिल गई थी या क्लियरेंस एक तरह से दे दी थी कैबिनेट सब कमेटी ने रिजल्ट घोषित करने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ एक पोस्ट कोड्स बच रहे हैं एफआईआर के दायरे में, जो कि हैं। आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने वाली थी, लेकिन फिर टल गई। आखिरकार किस वजह से और अब कब ये कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग होगी, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तकरीबन 14 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं पानी के बिलों में। कैसे, ये भी जानकारी आज इसी बुलेटिन में हम आपके समक्ष रखेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। तीसरी बात स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर करेंगे, क्योंकि देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बाद NIELIT के माध्यम से इस भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। किस वजह से स्पेशल एजुकेटर भर्ती आखिरकार क्यों नहीं हो पाएगी लगातार, क्योंकि अभ्यर्थियों की ओर से डिमांड रखी जा रही थी इस भर्ती के लिए, लेकिन रोक दी गई है। एक और बड़ा झटका राज्य सरकार को लगा है आउटसोर्स भर्ती के मामले में। आउटसोर्स भर्ती में लगातार आखिरकार पेज क्यों फंसते जा रहे हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार ये प्रेडिक्शन जारी की जा रही है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कि बारिश बर्फबारी होगी, और ये आज के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया गया था। लेकिन देखने में क्या आया कि बारिश बर्फबारी फिर ऊपरी क्षेत्रों में ही हुई है, बारिश फिर नहीं हुई। हल्के बर्फ के फाहे गिरे हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, रोहतांग दर्रा और शिंकुला दर्रा महज बताया जा रहा है। हालांकि मणिमहेश में भी कुछ बर्फ के फाहे गिरे हैं, ये जानकारी सामने आई है। लेकिन बारिश को लेकर फिर नामो निशान नहीं है। लगातार ये पूर्वानुमान जारी किया जाता है कि बारिश बर्फबारी हो सकती है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं और ये चिंताजनक विषय हो गया है। अगर आने वाले दिनों में भी ड्राई स्पेल मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में नहीं टूटता है, तो कई तरह की परेशानियों से रूबरू हिमाचलियों को फिर होना पड़ सकता है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और बारिश का भी कोई नामो निशान नहीं है। कई सालों बाद इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं सभी पदाधिकारियों को, सभी कांग्रेस नेताओं को, कि जो 11 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार का, और इसी मकसद से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके लिए सभी कांग्रेस नेता एकजुट हो जाए, एकजुट होकर अपनी भागीदारी दिखाएं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा जनता को पहुंचाएं सरकार की बात सुनने के लिए। ये प्रतिभा सिंह की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जितने भी पूर्व पदाधिकारी हैं, जितने भी संगठन हैं या पार्टी विभाग हैं, उन सभी को निर्देश जारी हो चुके हैं कि बिलासपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए और पूरी ईमानदारी के साथ वो अपनी भागीदारी इस कार्यक्रम में दिखाए। कुछ बड़ी बातें भी प्रतिभा सिंह की ओर से कही गई हैं, जिसमें पहली बात इनकी ओर से ये कही गई है कि देखिए, केंद्र सरकार ने कोई भी मदद हिमाचल सरकार की नहीं की। जब प्राकृतिक आपदा आई तो उस वक्त भी प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया। ये बड़ी चुनौती थी राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर राहत पैकेज घोषित किया था और पूरा करने में भी सफल रही है। दूसरी बात प्रतिभा सिंह की ओर से ये कही गई कि बीच में बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी कांग्रेस सरकार को देखने पड़े। बार बार षड्यंत्र रचे गए कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए। राज्यसभा सांसद का जब चुनाव था उस वक्त भी क्रॉस वोटिंग की गई। कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश भाजपा ने की जो ठीक नहीं थी, और ओछी राजनीति एक तरह से भाजपा ने की है। ये सभी बातें जनता के समक्ष रखी जाएंगी। उन सभी गारंटियों का उल्लेख किया जाएगा जो कांग्रेस सरकार ने पूरी कर ली है, और जो नाकामियां रही हैं भाजपा की ओर से और जो षड्यंत्र भाजपा ने रचे हैं, वो भी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी कि किस तरह की राजनीति भाजपा आखिरकार करती है। न महज यहाँ प्रदेश की भाजपा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भी कैसी राजनीति हिमाचल प्रदेश के साथ की जा रही है, इस बात का उल्लेख भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य पर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री सुक्खू बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की खबरें छप रही है, इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और तो और अब कैंसर की दवाई तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है अस्पतालों में। इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। जो मरीज हैं उन्हें ऑपरेशन बेड से लौटाया जा रहा है क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं और वो मशीनरीज, दवाइयां नहीं है सरकार के पास,
ये एक बड़ा कारण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर स्वास्थ्य में यहाँ बेहतरीन सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो अन्य क्षेत्रों में यानी कि जो अन्य विभाग है वहां पर क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है सरकार से। ये नेता प्रतिपक्ष की ओर से बड़ी बात कही गई है और इन्होंने ये भी माना है कि आला कमान को तो भले ही यानी कि हाई कमान को भले ही यहाँ गुमराह कर रहे हैं सीएम सुक्खू, लेकिन प्रदेश की जनता को नहीं कर पाएंगे। भाजपा ऐसा होने नहीं देगी, ये भी इनकी ओर से चेतावनी दी गई है। देखिए, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आज एक बड़ा दावा किया गया है। आज इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी। अब देखिए, रोजाना हमें किसी न किसी मंत्री की ओर से अब प्रेस वार्ता देखने के लिए मिलेगी। कारण बड़ा ये है कि भाजपा ने एक रणनीति तैयार की है जिसमें वो एक एक करके सभी गारंटियों पर कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं। यानी कि रोजाना भाजपा का कोई नया चेहरा सामने आता है और गारंटियों पर घेर रहे हैं कांग्रेस सरकार को। लेकिन इसी पर पलटवार करने के लिए रोजाना मंत्रियों की ओर से भी प्रेस वार्ता बुलाई जाएगी। आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। डेप्यूटी सीएम का कहना था कि अगर एक और झटका देने की कोशिश भाजपाइयों ने कांग्रेस को की तो 40 के बजाय 45 एमएलए की संख्या कांग्रेस में होने वाली है। ये उन्होंने कड़ा जवाब दिया है उस बात का जो भाजपाई बार बार कहते हैं कि उनके संपर्क में कुछ एक कांग्रेस नेता चल रहे हैं, कुछ कांग्रेस एमएलए उनके संपर्क में हैं। अभी भी भाजपा चाहे तो उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो इसका जवाब देते हुए डेप्यूटी सीएम ने कहा कि 40 से 45 अब उनकी संख्या हो जाएगी, यानी कि कांग्रेस सरकार की संख्या 40 से 45 एमएलए की होने वाली है। और ये इसीलिए होगा अगर भाजपा एक और षड्यंत्र रचती है। ये बड़ा जवाब कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि 40 एमएलए देखिए कांग्रेस में हैं और अब ये 40 से 45 करने का दावा आज डेप्यूटी सीएम की ओर से कर दिया गया है। और इस वजह से किया गया क्योंकि भाजपा लगातार ये बात कह रही थी कांग्रेस नेता भाजपा के संपर्क में हैं, ये कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उल्टा पलटवार एक तरह से हम कह सकते हैं संख्या को लेकर डेप्यूटी सीएम इन पर कर गए हैं। दूसरी बात डेप्यूटी सीएम ने ये भी कही कि हिमाचल को मिलने वाली आर्थिक मदद रुकवाई जा रही है प्रदेश भाजपा की ओर से। और तो और अगर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार की ओर से दखल अंदाजी की जाए, जैसे बीबीएमबी है या शानन प्रोजेक्ट है, तो हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर बड़ी टिप्पणी आज मुकेश अग्निहोत्री की ओर से की गई है, जिसमें उनका कहना है कि 2 साल हो गए हैं सत्ता से बाहर हुए भाजपाइयों को, लेकिन अभी तक उनका दर्द कम नहीं हुआ है। इस दर्द को झेल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बार बार षड्यंत्र रचते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कभी भी अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। पूरे 5 साल तक कांग्रेस की ही सरकार यहाँ चलने वाली है। और तो और कांग्रेस की सरकार में एमएलए की संख्या भी और ज्यादा बढ़ सकती है। ये भी आज इनकी ओर से बड़ा दावा किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सहकारिता विभाग में रिक्त चल रहे 900 पदों को भरने पर अपनी प्रतिक्रिया आज दी है। इनका कहना था रणनीति इसके लिए बनाई जाएगी और 900 पद जो खाली चल रहे हैं सहकारिता विभाग में जल्द ही भर लिए जाएंगे। इसलिए भरे जाएंगे क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी समितियों का बड़ा सहयोग रहता है और अभी भी हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 4500 करोड़ रुपए जमा है सहकारी समितियों के पास ही। इसीलिए इन्हें मजबूत करने के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे। तकरीबन 1789 सहकारी समितियां बताई गई हैं जिनका कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, यानी कि टेक्निकली स्ट्रांग बनाया जाएगा ताकि और ज्यादा तीव्रता से और गुणवत्ता से काम हो सके। ये आंकड़ा भी आज एक सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। दरअसल इस सम्मेलन में 5276 सहकारी समिति के करीब 300 प्रतिनिधि पहुंचे थे और जो कदम उठाए जाएंगे सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए, फिर चाहे कंप्यूटरीकरण को लेकर है या 900 पदों पर भर्ती के हैं, कितनी ज्यादा जल्दबाजी अब इसमें सरकार दिखाने वाली है, ये संकेत आज उप मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो जल्दी ही स्टाफ भी मिलेगा, इसके अलावा कंप्यूटरीकरण भी कर दिया जाएगा और आत्मनिर्भर पूरी तरह से सहकारी समितियों को बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने ये उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एचआरडीसी में कुछ एक बड़े फैसले लिए गए हैं कि अब इलेक्ट्रिक और डीजल वाहनों की शुरुआत की जा रही है, उसी प्रकार से सहकारी समितियों में भी नए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि आने वाले दिनों में हम इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा कि सहकारी समितियों के लिए क्या कुछ किया जाता है और कब तक ये पद भरने के लिए मंजूरी मिलती है। 900 पद भरे जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई मामला कैबिनेट में भी नहीं गया है और इसे लेकर कोई ऐसी स्वीकृति नहीं मिली है। पौंग बांध से विस्थापित 6736 परिवारों का राज्य सरकार पुनर्वास करेगी। इन सभी परिवारों को राजस्थान में जमीन दी जाएगी। इसके लिए अगले महीने बैठक का आयोजन किया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये बात कही है। आज दरअसल विस्थापितों की उच्च स्तरीय कमेटी के साथ इन्होंने बैठक ली थी। इसमें उच्च स्तरीय समिति ने बताया
कि कौन कौन से कदम अभी तक विस्थापितों के लिए उठाए गए हैं। लेकिन अगले माह राजस्व विभाग के साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बैठक लेने वाले हैं और अगली प्लानिंग की जाएगी इन्हें विस्थापित करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि नया पुनर्वास देने के लिए। अभी दरअसल पौंग बांध के समय जो लोग विस्थापित हो गए थे उन्हें राजस्थान में जमीन देने की बात हुई थी, तो पुनर्वास इन्हें दिया जाएगा। इसके लिए ही अब सरकार की ओर से कदम उठाए जाएंगे। ये भी जानकारी दी गई है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से कि पौंग बांध परियोजना के लिए वर्ष 1976 से 67 में ये 75,268 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस परियोजना के लिए 340 गांवों का अधिग्रहण किया गया और 20,722 परिवार प्रभावित हुए। भूमि आवंटन के लिए 16,352 परिवार पात्र पाए गए। 4,370 परिवारों के पास भूमि नहीं थी जो कि प्लॉट आवंटन के लिए पात्र पाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 15,385 परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। देखिए, फंसी भर्तियों पर फैसला एक दफा फिर टल गया है, या यूं कह लीजिए कि मीटिंग एक दफा फिर टल गई है। पेपर लीक में एफआईआर जिन पोस्ट कोड्स पर दर्ज की गई थी उनमें से बहुत सारे शेष रह रहे हैं जिन्हें क्लियरेंस नहीं मिली है कैबिनेट सब कमेटी की ओर से। इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। आज खुद ही डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से बड़ी स्टेटमेंट दी गई कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये अब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शाम को लेने वाले हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी इस मीटिंग के लिए फ्री नहीं थे क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक ले रहे थे पोषणहार पर। इस वजह से फ्री नहीं हो पाए और ये कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन संभावना है कि अगले कल होगी। महज पोस्ट कोड 980 नहीं बल्कि अन्य पोस्ट कोड्स को लेकर भी एक साथ ही इसमें फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि एफआईआर के दायरे में जितने भी पोस्ट कोड्स अभी बचे हैं, क्लियरेंस जिन्हें नहीं मिली है, एक साथ इन पर अगले कल निर्णय होने वाला है, जिसके बाद अगली बात कैबिनेट पर छोड़ दी जाएगी कि कब तक और कितनी जल्दी इसमें रिजल्ट घोषित करने से लेकर नियुक्ति देने तक की प्रक्रिया पूरी की जाती है। मुख्यमंत्री सुखू भी आज एक जरूरी बैठक ले रहे थे और सुबह से लेकर इस बैठक का सिलसिला जारी है। दरअसल जो नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल है, ये हिमाचल दौरे पर हैं और इन्हीं के साथ ये पोषणहार को लेकर बैठक हो रही है। छात्रों के पोषणहार को लेकर स्वास्थ्य सचिव क्योंकि एम सुधा देवी हैं तो उन्हें भी इस बैठक में शामिल होना पड़ा और उनके पास कार्मिक का जिम्मा भी है, तो कार्मिक का जिम्मा होने के नाते कैबिनेट सब कमेटी वाली मीटिंग में इन्हें जाना था लेकिन नहीं जा पाई। पहले से मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में व्यस्त थी, इसी तरह से बाकी अधिकारी भी इस मीटिंग में व्यस्त रहे, तो बैठक टल गई है। अब अगले कल होने की पूरी संभावना है और सभी पोस्ट कोड्स पर एक साथ फैसला आ जाएगा, ये भी माना जा रहा है। 14 करोड़ का पानी का बिल माफ कर दिया गया है, ये एरियर की हम बात कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि पानी के बिल का एरियर माफ कर दिया जाएगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बड़ा निर्णय लिया गया। आज डेप्यूटी सीएम ने आंकड़ा रखा है कि तकरीबन 14 करोड़ का बिल माफ कर दिया गया है अब, लेकिन इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रति माह प्रति कनेक्शन के हिसाब से 100 रुपए लिए जाएंगे, जबकि लागत 600 से 700 रुपए तक की है। तो ये भी बड़ी जानकारी कहेंगे। ये दरअसल ग्रामीणों की ओर से ही विरोध जताया गया था, जो कि इनसे बिल मांगे जा रहे थे और बिल में एरियर भी चार्ज किया गया था जल शक्ति विभाग की ओर से। लेकिन अभी विधायक दल की बैठक हाल ही में मुख्यमंत्री ने ली और उसमें विधायकों की ओर से मुद्दा रखा गया, जिसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि पानी के बिल का एरियर माफ कर दिया जाएगा, यानी कि पिछली बकाया राशि नहीं ली जाएगी। लेकिन अब आने वाले दिनों में प्रति माह प्रति कनेक्शन 100 रुपए जरूर लिए जाएंगे और इसमें भी राहत है क्योंकि हर महीने पानी देने के लिए 600 से 700 रुपए की लागत आती है, लेकिन यहाँ 100 रुपए ही बिल लिया जाएगा। आउटसोर्स भर्ती में एक और बड़ा झटका राज्य सरकार को लगा है। बात स्पेशल एजुकेटर भर्ती की हम कर रहे हैं। देखिए, पिछले कल ही ये ऑर्डर पास हुआ है एक और स्टे का स्पेशल एजुकेटर भर्ती में। इससे पहले भी 2 आउटसोर्स भर्तियों पर इसी तरह से स्टे लग चुका है। फिर चाहे एनडीटी भर्ती की बात करें, एनएचएम भर्ती को लेकर जानकारी दे। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बाद अब नाइलेट कंपनी की ओर से करवाई जा रही स्पेशल एजुकेटर भर्ती पर भी स्टे लग गया है। ये 11 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यूज होने जा रहे थे, लेकिन अब नहीं हो पाएंगे। कारण बड़ा ये है कि दोबारा से यहाँ याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि अभी तक पिछली कंपनियों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये दरअसल बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बालकृष्ण, इन्हीं की ओर से बार बार आउटसोर्स मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और इस बार इन्होंने आरोप ये लगाया कि अभी तक पिछली आउटसोर्स कंपनीज का जो ब्यौरा मांगा गया था वो सार्वजनिक नहीं किया गया है और उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही है। एक और आउटसोर्स भर्ती करने जा रही है स्पेशल एजुकेटर की, और ये भारत सरकार की
कंपनी या एजेंसी कह लीजिए उसके थ्रू, नाइलेट कंपनी के थ्रू भर्ती करवाई जा रही है, जिसमें 500 रुपए फीस ली गई है। तकरीबन ये 30 पद भरे जा रहे थे। 27 पद प्राइमरी में, 1 पद सेकेंडरी में और 2 पद इसमें असिस्टेंट प्रोग्रामर के भरे जा रहे थे। 500 रुपए इसके लिए फीस ली गई है। ये याचिकाकर्ता का कहना है कि ना कोई प्रोसीजर तैयार किया जाता है, ना आरएनपी रूल्स के तहत ये भर्ती होती है और भारी भरकम इसमें फीस ले ली जाती है। इस सब के बीच जब ये ऑर्डर्स दिए गए थे हाईकोर्ट की ओर से कि सभी आउटसोर्स कंपनियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, तो सरकार ने वो भी नहीं सुनी और इसी बीच एक और नई भर्ती सरकार करवाने जा रही है, जो कि उचित कदम नहीं है। इसी का इन्होंने विरोध जताया और उसके बाद स्पेशल एजुकेटर भर्ती में भी स्टे लग चुका है। अभी फिलहाल नाइलेट कंपनी को भी इस भर्ती को करवाने में इंतजार करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी कोई भर्ती नहीं होने वाली है। याचिकाकर्ता की ओर से इससे पहले ये आरोप लगाया गया था कुछ आउटसोर्स कंपनियों पर कि वो फर्जी हैं और रजिस्टर्ड तक नहीं है, इसीलिए उनका पूरा डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी तक वो ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है वेबसाइट पर सरकार की ओर से। तो उसी के बाद ये दोबारा आउटसोर्स भर्ती सरकार करवाने जा रही थी, यानी कि इसी स्थिति में। और इसका जब विरोध किया गया याचिकाकर्ता की ओर से, तो सरकार ने ये हम माफी चाहेंगे, हाईकोर्ट ने स्पेशल एजुकेटर भर्ती पर भी अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये बेरोजगार युवाओं का कहना है कि अगर इसी तरह से आउटसोर्स आधार पर भर्तियां होती रही, जो कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं युवा, वो कहां जाएंगे। बैच वाइज आधार पर भी भर्तियां हो ही रही है, लेकिन कमीशन आधार पर भर्तियों का कोई नामो निशान नहीं है। रेगुलर तौर पर भर्तियां होनी चाहिए। आउटसोर्स भर्ती का कोई भी जिक्र अब नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि यही वादा कांग्रेस सरकार ने किया था सत्ता में काबिज होने से पहले। लेकिन लगातार अब आउटसोर्स भर्तियां ही हो रही हैं, कमीशन वाइज कोई भर्तियां हो नहीं रही। और आउटसोर्स भर्तियां भी इस तरह की है जिसमें ना आरएनपी रूल्स हैं, ना अन्य कोई प्रोसीजर तैयार किया गया है। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर ये भर्तियां करवाई जा रही हैं ऐसी कंपनियों के थ्रू जो कि रजिस्टर्ड तक नहीं है। ये आरोप इन्होंने लगाया और भारी भरकम फीस भी इसकी एवज में ली जा रही है इन कंपनियों की ओर से। जैसे अभी नाइलेट कंपनी 500 रुपए फीस ले रही है, हालांकि ये भारत सरकार की ही कंपनी है। लेकिन अभी ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती भी नहीं हो पाएगी। इससे पहले एनटीटी भर्ती पर भी इसी वजह से रोक लगी थी, क्योंकि सभी कंपनियों का डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था और एनएचएम भर्ती पर भी रोक लग गई थी। ये तीनों ही आउटसोर्स भर्तियां राज्य सरकार की ओर से करवाई जा रही थी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। इसमें कुछ आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल इस बैठक में ये बताया जाता है कितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं और उनके कितने निर्णय लागू कर दिए गए हैं। अभी तक वर्तमान सरकार की 16 कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं और 288 इसमें निर्णय लिए गए हैं। बैठक में ये बताया गया कि 263 निर्णय पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं। बैठक में आज शेष 15 निर्णयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें वन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य, बागवानी, उद्योग, राजस्व, परिवहन, कृषि और कार्मिक विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं। यानी कि 15 निर्णय रह गए हैं। कब तक लागू किए जाएंगे इसके लिए भी एक डेडलाइन आज तय हो चुकी है। तो ये राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। राष्ट्रपति के ग्रीष्म आवास रिट्रीट 7 दिसंबर 2024 को शरद उत्सव के विशेष संस्करण की मेजबानी करेगा। यह 1 दिवसीय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। यह आयोजन राष्ट्रपति भवन को सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित करने की परिकल्पना पर आधारित है। ये एक छोटी सी जानकारी जो कि राष्ट्रपति निवास में कार्यक्रम होने जा रहा है उससे जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। देखिए, जुब्बल के साथ लगते एक गांव बराल में एक हफ्ते पहले बड़ा हादसा पेश आया था। महिला बहुत बुरी तरह से आग में झुलस गई थी और उपचार के लिए महिला को पीजीआई भर्ती किया गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद महिला ने अपना दम तोड़ दिया है। लेकिन महिला के पिता ने उसके पति पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि एलपीजी गैस के साथ पेट्रोल रखा गया था और पेट्रोल रखने की लापरवाही महिला के पति ने की, जिस वजह से महिला को आग में झुलसना पड़ा और अब उसकी मौत हो गई है। यहाँ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है धारा 103 के तहत। अब इसमें अगली जांच की जाएगी और पति की लापरवाही थी या नहीं थी, क्योंकि महिला के पिता की ओर से ही उसके पति पर यह आरोप लगाया जा रहा है और ये जुब्बल के साथ लगते बराल गांव का मामला है। अगली बात आईपीएस अधिकारी विमल गुप्ता से जुड़ी करेंगे, ये क्योंकि आईजी विजिलेंस होंगे। ये मुख्य सचिव ने इन्हें लेकर तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो का काम इससे पहले विमल गुप्ता देख चुके हैं। तो ये भी एक छोटी सी अपडेट इसी बुलेटिन में हमने आपके साथ साझा की है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।